गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को कई लेखकों ने अपनी ज़ुबान में अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है, मगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए आज इसी बेस पर हम थोड़े से शब्दों में ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जानकारी लेने से पहले हिंदी साहित्य का अर्थ समझेंगे। हिंदी भाषा में लिखित कलात्मक रचनाएं हैं जिनमें कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और निबंध जैसी गद्य और पद्य विधाएं शामिल होती हैं। यह उन सभी मानवीय भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है जो कला और सौंदर्य के माध्यम से समाज में ज्ञान और मनोरंजन का संचार करती है। हिंदी साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं। इसे हम पॉइंट्स के हिसाब से नोट करेंगे। नंबर 1, यह भाषा का एक माध्यम है। नंबर 2, कलात्मकता, सौंदर्य और भावनाओं से परिपूर्ण है। नंबर 3, इसमें गद्य और पद्य को मिलाकर विभिन्न विधाएं शामिल हैं। नंबर 4, मानवीय भावों, आदर्शों, विचारों को व्यक्त करने के लिए संवेदनाओं से परिपूर्ण है। नंबर 5, ज्ञान और मनोरंजन का माध्यम है। नंबर 6, आदर्श समाज के लिए दर्पण है। नंबर 7, साहित्य नवमानव का निर्माण करने में सहायक है। इसे हम अपने शब्दों में कहेंगे कि यदि साहित्य के माध्यम से हम अगर समाज से कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत आसान ही तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, जो कि समाज के लिए एक दर्पण बन जाता है। हिंदी साहित्य के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझने के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आते हैं। इसके हमने 3 पॉइंट नोट किए। नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय शिव सिंह सेंगर थे। उन्होंने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक वर्ष 1883 में लिखी। नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 में पहला आधुनिक इतिहास लिखा। नंबर 3, हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में प्रकाशांतरित कराया गया था। अब हम हिंदी साहित्य के विभाजन पर आते हैं। तो जो प्रथम काल विभाजन किया गया था वो इस प्रकार था। आदिकाल, आदिकाल को 700 से 1400 संवत तक माना जाता है। दूसरा था मध्यकाल। मध्यकाल के भी 2 भाग थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 तक माना जाता है और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1850 तक माना जाता है। मध्यकाल के बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक माना जाता था। इसके अपने अलग अलग भाग थे, जिसमें सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का समय था। द्वैती युग का 1900 से 1918 तक का समय रहा। छायावाद युग का 1918 से 1938 तक का युग रहा और प्रगतिवाद का 1938 से 1953 तक का समय रहा। इसके बाद आता है नई कविता का युग, जो 1953 से अब तक माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिसाब से काल विभाजन किया वो इस प्रकार है, जिसे हम 4 भागों में व्यक्त करते हैं। नंबर 1, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना गया, जो 1050 से 1375 तक माना जाता है। भक्ति काल, जो कि पूर्व मध्यकाल था, उसे 1375 से 1700 तक माना जाता है।
अंतर मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल, जिसे अब रीतिकाल के नाम से जाना गया, 1700 से 1900 तक माना जाता है। और उसके बाद जिसे आधुनिक काल का नाम दिया गया था, उसे अब कहा गया गद्यकाल। तो गद्यकाल का समय 1900 से 1984 तक का माना जाता है। अब आता है कि जो भक्ति काल था, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1375 से 1700 तक का समय, उस भक्ति काल के भी दो भाग किए गए, जिसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति आती है। सगुण भक्ति के अंतर्गत दो धाराएं थीं, राम काव्य धारा, राम को मानने वाले, और कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण के विषय में बताने वाले। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इस प्रकार हमने आपको प्रथम काल विभाजन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुआ काल विभाजन के बारे में बताया। अब जो साहित्य का विभाजन किया गया, उसके आधार पर सबसे पहला युग जो शुरू होता है, उसको हम अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 कालों या युगों में विभाजित किया गया है, जो मूलतः इस प्रकार हैं। नंबर 1, आदिकाल या वीरगाथा काल। इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे शुरुआती दौर है, जिसे 10वीं से 14वीं शताब्दी अर्थात विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है, यह फैला हुआ है। आदिकाल के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे। नंबर 2, डॉक्टर शिव सिंह सहगर ने 7वीं शताब्दी के प्रश्न नामक व्यक्ति को प्रथम कवि माना है। नंबर 3, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि मानते हैं। अब हम आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने कुछ इस प्रकार किया है। नंबर 1, वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, जबकि चारण काल डॉक्टर गिरियसन और राम कुमार द्वारा दिया गया नाम है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीरकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल का नाम दिया। आरंभिक काल के नाम से इसे मिश्र बंधु पुकारते हैं, जबकि आदिकाल का नाम इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। संक्रमण काल हरीशचंद्र वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं रहीं, जिसे हम थोड़े से शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार देखते हैं कि आदिकाल में ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कमी है। ये काफ़ी पुराना वक्त है, जिस वक्त प्रूफ करने के लिए लेखकों के पास अच्छे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। तो इसलिए अपने अपने हिसाब से जितना प्राप्त हुआ इतिहास से, उन्होंने इसको नाम दिया और इसकी विशेषताएं बताईं। दूसरा, युद्ध वर्णनों की सजीवता प्रतीत होती है। उस समय के कवियों ने अपनी कथाओं में, अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में इस तरीके से वर्णन किया है युद्ध का, जैसे सजीव प्रतीत होते हैं। संकुचित राष्ट्रीयता है, क्योंकि छोटे राज्यों के शासक उनको ही अपना राष्ट्र समझते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के कवि अपने आश्रय दाता राजा के लिए काव्य रचते थे, और ये बात सिद्ध भी होती है कि उस समय के कवि जिस राजा के पास शरण प्राप्त करते थे, रहते थे, उस राजा की विशेषताएं, उस राजा की तारीफों में ही काव्य की रचना ज़्यादा करते थे। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया गया है। विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण चंद्रबरदाई के छंदों का सम्राट कहा जाता है, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। अभी हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल की अभी हमने आपको
पीछे बताया था कि दो धाराएं थीं। नंबर 1 सगुण भक्ति धारा और नंबर 2 निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति भी दो भागों में विभक्त है, जिसे राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास थे। निर्गुण भक्ति धारा इसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में बांटा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवि संत कबीरदास हैं और जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इसके अलावा हम अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि रामाश्रय शाखा के जो अन्य कवि थे वो इस प्रकार हैं: नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास, केशवदास, रामानंद, सेनापति। कृष्णाश्रय शाखा के मुख्य कवि इस प्रकार हैं: मीराबाई, नंददास, रसखान, हित हरिवंश, हरिदास, नरोत्तम दास। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो इस प्रकार हैं: संत रायदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास। और प्रेमाश्रय शाखा के कवि इस प्रकार हैं: मंझन, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, आलम, नूर मोहम्मद, जिन्होंने अपने अपने तरीके से किसी एक चीज़ का सहारा लेकर लोगों को साहित्य के माध्यम से जागृत करने की कोशिश की। अब हम एक नज़र डालेंगे भक्ति काल की विशेषताओं पर। भक्ति काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों माध्यमों से ईश्वर के प्रति असीम प्रेम दिया गया। इसके अलावा समाज को सुधारने के कई रास्ते सुझाए गए। हम भक्ति काल की विशेषताओं को इस प्रकार देखेंगे। नंबर 1 भक्ति की प्रधानता। ये वह काव्य है जिसके अंदर चाहे वो राम काव्य धारा हो या कृष्ण काव्य धारा हो या ज्ञान का माध्यम हो या प्रेम का माध्यम हो, लोगों को भक्ति की ओर खींचा गया। नंबर 2 सगुण और निर्गुण धारा। सगुण में ईश्वर के किसी रूप की उपासना जैसे राम या कृष्ण की, निर्गुण में ईश्वर को निराकार मानते हुए उसकी उपासना। बहरहाल सगुण हो या निर्गुण हो, किसी भी तरीके से लोगों को बुराई से हटाकर ईश्वर की तरफ लाने की कोशिश की गई और उसमें लोगों को कामयाबी भी मिली। नंबर 3 समाज सुधार का संदेश। इस काव्य के माध्यम से लोगों को समाज सुधार का संदेश दिया गया। नंबर 4 गुरु का महत्व। यही वह काल है जिसमें गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा दिखाया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये कहते हैं कबीरदास जी। नंबर 5 लोकोन्मुखी भावना। इसके अंदर एक आम जन के लिए उसका कल्याण करने की भावना थी। नंबर 6 भाषा और छंद में नवीनता। भाषा और छंद में नवीनता आई। इस काल की भाषा थोड़ी बदल गई और नया रूप ले लिया। नंबर 7 व्यक्तिगत अनुभव पर बल दिया गया। नंबर 8 लोक कल्याण भावना से ओतप्रोत काल है ये। इसका साहित्य जो है वो लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। नंबर 9 अहम भाव के अभाव पर जोर दिया गया। लोगों से कहा गया कि अपने अंदर जो अहम है, जो मैं है, उसको निकालिए और समस्त लोक कल्याण की भावना अपने अंदर पैदा करिए। नंबर 10 भारतीय संस्कृति का समन्वय। इसमें सभी धाराओं के माध्यम से लोगों को एक होने की, लोक कल्याण की भावना जागृत करने की कोशिश की गई। अतः इसमें भारतीय संस्कृति का समन्वय देखा गया। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति का अर्थ समझते हैं। रीति का अर्थ होता है पद्धति, यानी कि एक तरीका। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य के अंगों का विवेचन करते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल का जनक केशवदास को माना जाता है, जिनकी रचनाओं में सर्वप्रथम रीति, रस और अलंकार संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। आपकी मुख्य रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया इसका मुख्य उदाहरण हैं। रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभक्त किया गया। नंबर 1 रीतिबद्ध कवि। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिनमें काव्य शास्त्र के नियमों जैसे रस, अलंकार, गुण, ध्वनि आदि का विवेचन हुआ। इन कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, केशवदास आदि का नाम महत्वपूर्ण है। नंबर 2 आता है रीति सिद्ध कवि,
ये कवि रीति शास्त्र के नियमों से परिचित तो थे, पर इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। जैसे बिहारी लाल की बिहारी सतसई, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उल्लेखनीय रचना है। नंबर 3, रीति मुक्त कवि। इन कवियों ने रीति शास्त्र के नियमों से हटकर अपने हृदय की खुली भावनाओं के आधार पर काव्य की रचना कही। जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, रीति मुक्त कवियों में इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। अब हम देखेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की अपनी विशेषताएं हैं, जिनको हम इस प्रकार देखते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता रही इस काल में, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, ब्रज भाषा का उत्कर्ष हुआ, अलंकारों का प्रयोग किया गया, दरबारी वातावरण रहा, प्रकृति का चित्रण अच्छे तरीके से किया गया, नीति काव्य और भक्ति काव्य भी उपस्थित रहा, इसकी अवहेलना नहीं की गई। इसमें जो रीतिकाल में प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। बिहारी की बिहारी सतसई जो दोहों का संग्रह है, सबसे उल्लेखनीय मानी जाती है रीतिकाल की रचना। अब आते हैं केशवदास। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका लिखी। भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक की रचना की। घनानंद ने सुजान हित, विरह लीला की रचना की, जबकि पद्माकर ने जग विनोद, पद्मावरण, राम रसायन, गंगा लहरी की रचना की। मतीराम के द्वारा रसराज और ललित ललाम की रचना की गई। देव के द्वारा भावविलास, काव्य रसायन और कृपाराम के द्वारा हित तरंगिणी की रचना की गई। सोमनाथ के द्वारा श्रृंगार विलास, रस पीयूष निधि की रचना की गई। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का अर्थ हम अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि इतिहास का वह कालखंड जो मध्य युग के बाद 15वीं से 18वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर वर्तमान तक फैला हुआ है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 से यानी कि सन 1843 से मानते हैं, जबकि अन्य मत के हिसाब से आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष सन 1800 से 1850 से माना जाता है। यह रीतिकाल के बाद का समय है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, क्योंकि इसमें गद्य, पद्य, कहानी, समालोचना, नाटक, एकांकी और पत्रकारिता का विकास हुआ और इसमें सभी प्रकार से जनता के समक्ष अपने अपने भाव व्यक्त किए गए। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और इससे कुछ और लेखकों के द्वारा मिलाकर आपको आधुनिक काल के विभाजन के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है। द्वैत युग 1900 से 1918 तक रहा। इसके बाद शुरू होता है छायावाद युग। 1918 से 1936 तक का समय जो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी युग जो 1936 से 1943 तक का माना जाता है। प्रयोगवादी युग, इसमें अलग अलग तरह के प्रयोग करके देखे गए साहित्य के ऊपर, जो 1943 से 1953 तक है। नई कविता का युग शुरू होता है 1953 से 1960 तक, जबकि साठोत्तरी कविता 1960 से 1971 तक का समय रहता है। और जो नवलेखन का कार्य है वो सन 1971 ईस्वी से आज तक चल रहा है। इसकी अपनी विशेषताएं इस प्रकार हैं। आधुनिक काल की अपनी विशेषताएं हैं, जिनको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि इस काल में वैज्ञानिक और बौद्धिक सोच का विकास हुआ, औद्योगिकरण बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण में विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, गद्य साहित्य जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता का विकास हुआ, लोगों में व्यक्तिवाद बढ़ा और सामाजिक चेतना जागी। इस युग की भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया, शोषण के प्रति आक्रोश पनपने लगा, जन जागरण की प्रवृत्तियां प्रमुख हो गई। हम देखते हैं आधुनिक काल के कुछ कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा भारत दुर्दशा एक नाटक, अंधेर नगरी नाटक, प्रेम फुलवारी और प्रेम माधुरी की रचना की गई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा, भारत भारती की रचना की, जो कि एक महत्वपूर्ण महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा राम की शक्ति पूजा, परिमल
और अनामिका की रचना की गई। सुमित्रा नंदन पंत जो कि एक प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं, पल्लव काव्य, ग्रंथि एक काव्य, वीणा वो भी एक काव्य है की रचना की। महादेवी वर्मा जो कि एक छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उन्होंने यामा, निहार और रश्मि की रचना की। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी के रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना की। तो इस प्रकार हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में समझ में आया होगा और उसको समझकर याद करने में या लिखने में या सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय और अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस तरह से और किस टॉपिक पर, किस चैप्टर से चाहिए।